नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान कक्षा 11 की आरबीएसई बोर्ड की पाठ्यपुस्तक और हमने अभी यहाँ लिया है 10वां पाठ। आप चिंता नहीं करें, सारे पाठ जो है जो रीट के अकॉर्डिंग सिलेबस है वो हम पूरा करवाएंगे। पाठ 8, पाठ 9 हमने पढ़ लिया है। अभिप्रेरणा है, चिंतन है, तर्कना है। आज है संवेग। संवेग आपके सिलेबस में है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्तित्व विकास से जुड़ी हुई अवस्था है, इसलिए। तो संवेग यानी कि इमोशन, जो कि इमोवर से बना है। और संवेग एक ऐसी अवस्था है जो हमें हमारे जैसे एक तरह से मान लीजिए कि मूड को बदल देता है। हमारी मान लीजिए कि अभी अपन आराम से बैठे हैं, अच्छी खासी बातें कर रहे हैं, इतने में बाहर से ज़ोर से धमाका हो तो मैं ऐसे घबरा जाऊंगा कि ये क्या हुआ। तो वो क्या हुआ, अब मेरे भय का संवेग आ गया कि बाहर क्या हुआ, कोई चीज़ गिर गई, क्या हो गया। ठीक है। इसी तरह से मान लो बैठे हैं और अचानक खुशखबरी सुनाई दें, कोई अपने को खुशखबरी बताएं तो हम एक प्रसन्नता आ जाती है, तो वो संवेग आ गया प्रसन्नता का, खुशी का। तो वो जो भाव आते हैं अपने अंदर, वो जो है वो संवेग है। तो पहले संवेगों को समझना। जो चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आपके पास जो बच्चे आएंगे 14 वर्ष तक के, 6 से लेके 14 वर्ष के, या छोटे बच्चों से लेके 14 साल तक के, 15 साल तक, यानी किशोर बाल्यावस्था से, शेषावस्था से लेके बाल्यावस्था तक हम पढ़ते हैं। तो उसमें उनके संवेगों को समझना, उनके संवेगों को सही दिशा देना, साथ ही स्वयं के संवेगों पर कंट्रोल करना और स्वयं के संवेगों का सकारात्मक उपयोग करना, जो है वो हम इस अध्याय को पढ़ने के बाद समझ सकेंगे। प्रस्तावना। मनोविज्ञान के 3 पौराणिक क्षेत्र है। पौराणिक का मतलब जो चले आ रहे हैं सदियों से। संज्ञान यानी कि ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त जैसे मान लो हम आंखों से कर रहे हैं, सुनकर करते हैं। संकल्प शक्ति यानी किसी कार्य करने के लिए पक्का इरादा। और संवेग, संवेग यानी भाव, इमोशन। इनमें से संवेग को क्रिया का मुख्य स्रोत माना जाता है। कई बार क्या होता है, इससे जोश आ जाता है, जोश आ जाता है तो हम अपने आप काम कर बैठते हैं। अब पैदल चलने का होता है तो थोड़ी बहुत दूर होता है तो भी अपन सोचते हैं यार कौन जाएगा। और मगर मान लीजिए यही अपन कहीं फेरी देते हैं, मान लीजिए कहीं जाना है, सालासर धाम, रुणेचा या कहीं और दरगाह है किसी को, कहीं भी, तो वहाँ हम क्या करते हैं, पैदल चलने का एक जोश आ जाता है। और जोश कहाँ से आता है? भावना से, संवेग से। तो संवेग एक ऐसा पद है। अब भाई आप इतना पढ़ लेते हैं 8-8, 10-10 घंटे, तो ये क्या है? संवेग, सफलता प्राप्त करने के लिए, जिसका अर्थ हम सभी समझते हैं। खुशी, ठीक है, आशावादी होना, क्रोध, भय, डर, एक ही बात है, हमारे जीवन के प्रमुख संवेग है। जैसे सीता बहुत प्रयास के बाद भी परीक्षा में सफल न हो तो संभव है वह दुखी और निराशावादी हो जाए। इसी प्रकार राहुल प्रथम प्रयास में ही परीक्षा में सफल हो जाए तो आशावादी और प्रफुल्लित हो जाएगा। यही बात हम कंपटीशन में देख सकते हैं। कई लोग पहले ही प्रयास में बड़ी सफलता अर्जित कर लेते हैं। हो सकता है उनकी रणनीति सही रही हो, पढ़ने का तरीका सही रहा हो, परिस्थितियाँ अनुकूल रही हो, और कई बार बहुत से एग्ज़ाम देने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तो हताश होना भी स्वाभाविक है, लाजमी है। अब उन संवेगों को हम मैनेज करके फिर से उठ खड़े होते हैं और पुनः अपने अगले लक्ष्य में जुट जाते हैं। यह अध्याय आपको संवेग का अर्थ और उसके स्वरूप को समझने में मदद करेगा। यहाँ संवेग के शारीरिक आधार, संज्ञानात्मक आधार और सांस्कृतिक आधारों को समझाया गया है। इसके साथ ही इस अध्याय में हम सकारात्मक संवेग और नकारात्मक संवेग की भी चर्चा करेंगे। संवेग का अर्थ और स्वरूप। संवेग एक ऐसा पद है जिसका अर्थ हम सभी समझते हैं, यानी कि भाव। ठीक है, भाव, भावना, इमोशन, कहते हैं कि हमारी भावना को समझो। संवेग एक ऐसा, समझते हैं, क्रोध, भय, डर, खुशी हमारे जीवन के प्रमुख संवेगों में से हैं। मनोवैज्ञानिकों ने संवेग को परिभाषित करने की कोशिश की तो अवश्य की है, परंतु चूंकि यह अवस्था जटिल अवस्था होती है, अतः मनोवैज्ञानिकों के बीच इसी परिभाषा के बारे में पूर्ण सहमति नहीं है। दोस्तों, कई बार हम क्या करते हैं, बहुत डीपली पढ़ते हैं, सारे संवेग याद रखते हैं, परीक्षा में प्रश्न ऐसा आ जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इजी आता है मगर कंफ्यूज। जैसे स्कूल लेक्चरर एग्जाम में मुझे याद है 2015 वाले में आया था कि मैकडूगल ने, ठीक है, मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं। ऑप्शन में था 14, 16, 10,
15। अब ये आपको 4 ऑप्शन है, A, B, C और D। आपको कमेंट करके जो है इसका उत्तर देना है। संवेग शब्द अंग्रेजी रूपांतर, बस ये ध्यान रखना। देखो ये शब्द जो है वो तो है अंग्रेजी का इमोशन, और जो यहाँ भी लैटिन भाषा का ही है, इमोवर से बना है। ठीक है, इमोवर, जिसका अर्थ है उत्तेजित करना, एक्साइट। जैसे मान लीजिए आप किसी कार्य करने के लिए, जैसे मैं अभी एक्साइट था कि क्लास लूँ, और ये क्यों? क्योंकि एक तो जैसे थोड़ी मैनेज कर रखा है, हमने कल कहा था ना कि कोई चीज़ व्यवस्थित होती है तो व्यक्ति के अंदर कार्य करने की जो है इच्छा बनती है। तो जैसे लैपटॉप रखा हुआ है, कैमरा रखा हुआ है, लाइट रखी हुई है, पेन, सब मैं एकदम सेटअप रखता हूँ। और जैसे फ्री हुआ, अपने पास PDF भी है और पिछले 10 सालों से साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस भी है, तो अब सीधा, और सबसे बड़ा जो मोटिवेशन या जो सबसे बड़ा मेरे पास उत्तेजना का कारण, वो है आप लोगों के द्वारा वीडियो को पसंद करना, लाइक। आपका एक लाइक, और फिर वो सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ से क्या होता है, संवेग पैदा होता है कि यार इतने विद्यार्थी लाइक कर रहे हैं, इतना कमेंट कर रहे हैं कि सर वो ये क्लास लगाओ। तो उससे क्या होता है, उससे जो है संवेग उत्पन्न होते हैं, उत्तेजना जो है उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए साइकोलॉजी का जो पहला मैंने वीडियो लगाया, उस पर 1750 लाइक हो गए हैं, यानी करीब 2000 विद्यार्थियों ने तो समय निकाल के लाइक का बटन भी दबाया है, और देखने वाले विद्यार्थियों की संख्या तो कई हजारों में है। इस 18 से 20 हज़ार, इस शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था का दूसरा नाम है। ठीक है, यहाँ उत्तेजित होने का तात्पर्य आप अन्यथा नहीं लें। उत्तेजित का मतलब किसी कार्य करने के लिए वो तैयार हो जाता है, तत्पर हो जाता है, उत्सुक हो जाता है। इसी अर्थ में गोल्डार्ड या गोडार्ड ने कहा है, संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। तो इसको थोड़ा दोस्तों ध्यान में रखने में, छोटी परिभाषा है, क्यूट सी है ना। गोडार्ड, गोडा, अडासी, गोडार्ड मारवाड़ी में, संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। इंग्लिश तथा इंग्लिश के अनुसार नाम भी देखो क्या क्या है। संवेग एक जटिल भाव की अवस्था है जिसमें कुछ खास शारीरिक एवं ग्रंथीय क्रियाएं होती है। ठीक है, बेरोन, बर्न और केंटोविज के अनुसार संवेग से तात्पर्य एक ऐसे आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से है, यानी भाव की ही बात कर रहे हैं, उत्तेजना की बात कर रहे हैं, 2 शब्द इसमें आ रहे हैं, जिसमें कुछ खास शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है और फिर उसमें कुछ खास व्यवहार होते हैं, शरीर में से हलचल सी आने लगेगी। ठीक है, सेंटरों के अनुसार हम लोग संवेग को, जैसे मान लीजिए कोई नया मोबाइल आया तो एक एक्साइटमेंट होता है ना कि अरे देखते हैं, कैसा डब्बा खोलते हैं, कोई नई चीज़ आती है, कोई गिफ्ट आता है, तो ऐसे, तो वो सेंट्रोक। हम लोग संवेग को भाव, जिसमें दैहिक उत्तेजना, तो यहाँ भी भाव है, यहाँ भी उत्तेजना है, शारीरिक उत्तेजना, यानी शरीर में भी एक्साइटमेंट आएगा, और चेतन अनुभूति और व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति सम्मिलित है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम मान सकते हैं, क्या क्या मान सकते हैं, चलो मान लेते हैं। क्या? नंबर 1, संवेग एक जटिल अवस्था है। संवेग का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू उसमें होने वाली आंगिक प्रतिक्रियाएं हैं। जटिल इसलिए है कि समझना कठिन होता है, ठीक है, और कब आ जाए कब चेंज हो जाए। संवेग में कुछ अभिव्यंजक व्यवहार भी होते हैं, यानी उसके अनुसार हम कुछ व्यवहार करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपकी तारीफ कर रहा, आप खुश है, अचानक उसने आपके एक ऐसी बात करी जो आपको चुभ गई, उसने ऐसी मजाक कर लिया और कुछ कह दिया, बस इतने में आपका चेहरे का हाव भाव चेंज और ऐसे लाल हो जाता है चेहरा, होता है ना गुस्से से, तो वो क्या हुआ, वो संवेग चेंज हो गया, भाव चेंज हो गए। संवेग में किसी न किसी तरह का आत्मनिष्ठ भाव, आत्मनिष्ठ का मतलब एक वस्तुनिष्ठ और एक आत्मनिष्ठ, यानी खुद से जुड़े हुए भाव, खुद की जो धारणाएं हैं, खुद की जो फीलिंग्स है, वो सब चीज़ें। तो संवेग भावना है, संवेग में उत्तेजना है, संवेग में शारीरिक क्रिया होती है, ये एक जटिल अवस्था है। अंग भी इसमें आंगिक प्रतिक्रिया है, यानी शारीरिक क्रिया होती है, और सेल्फ जो है आत्मनिष्ठ है। ये संवेग के शारीरिक आधार। अब संवेग जो है शरीर में जो है क्या क्या हलचल करते हैं, इसका तात्पर्य संवेग में उत्पन्न होने वाले आंतरिक दैहिक अवस्थाओं से है, देह, बॉडी। बिना इन दैहिक परिवर्तनों के, जैसे मान लीजिए चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन आ गए, भाव आ गए, दैहिक परिवर्तनों के व्यक्ति के संवेग की तीव्रता नहीं उत्पन्न होती। सचमुच में व्यक्ति जिसे संवेग के रूप में महसूस करता है वह इन्हीं दैहिक परिवर्तनों का परिणाम है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन में आ जाए संवेग में क्या क्या होता है,
या नहीं होता तो दैहिक परिवर्तन होते हैं। हृदय की गति, नाड़ी की गति, धड़कन तेज हो जाती है, धक 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 धक, है ना, सुनाई देने लगती है ऐसे। श्वसन गति, ठीक है, कई बार जैसे मान लीजिए अब आपको कहा, अब नॉर्मल बैठे हैं, इतने में आपको कहा, आप बैठे हैं किसी प्रोग्राम में, आपका नाम ले लिया, हाँ जी अब मैं निवेदन करना चाहूँगा फलाना राम जी मंच पे आएंगे और संबोधित करेंगे। अब इतने में उन फलाना राम जी ने अगर कभी माइक पे नहीं बोला है तो फिर आप देखो उनके संवेग साफ दिखेंगे। रक्तचाप, ठीक है, आदि में परिवर्तन संभव संवेग में होने से कुछ दैहिक परिवर्तनों के उदाहरण है। तो ये दैहिक परिवर्तन के उदाहरण है, जैसे श्वास फूलना, धड़कन तेज होना, घबराहट, हार्ट बीटिंग बढ़ जाना, रक्तचाप बढ़ जाना, ये सब चीज़ें। विलियम जेम्स का विचार था कि पर्यावरण की कोई भी घटना दैहिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है जिसके बाद संवेग की अनुभूति होती है। जैसे मान लीजिए बाहर मैंने कहा कि अचानक धमाका हो जाए, धम बम फूटे, मान लो कि एक पटाखा किसने फोड़ दिया, मैं तो अरे क्या हुआ, ऐसे झिझकूंगा ना ऐसे, तो वो क्या हुआ, संवेग हुआ ना, यह संवेग आया डर का और शरीर में हलचल पैदा हो गई, तो जिसके बाद संवेग की अनुभूति होती है। अतः जब कोई बच्चा भालू देखता है तब वह भागना प्रारंभ कर देता है, दैहिक प्रक्रिया हो गई। अतः और तब उसे डर महसूस होता है, संवेग। तो डर एक संवेग है, भागना एक प्रतिक्रिया है और घटना को देखकर संवेग उत्पन्न हुआ। लेंग नाम के एक और मनोवैज्ञानिक ने भी इसी तरह का विचार दिया था, इसलिए इस सिद्धांत को जेम्स लेंग सिद्धांत कहते हैं, ये याद रखना, जेम्स लेंग सिद्धांत। लेंग से आप लेग याद रख लेना, लेग का मतलब होता है टांगे, ठीक है, तो टांगे धूसने लग जाएं तो ये मैंने ट्रिक जोड़ी है, यानी कि कंपन हो जाए शरीर में, तो वो शारीरिक जो संवेग को यहाँ है ना, शारीरिक आधार, तो वो किसने दिया है इसका, किसने इस पर रिसर्च किया, तो लेंग ने। इसके विपरीत कैनन और बार्ड ने कहा कि किसी उद्दीपक, उद्दीपक का मतलब स्टिमुलस, सामने कोई चीज़ है उसको देखकर या महसूस करके जो सामने वाली वस्तु जिससे कि आप के अंदर संवेग पैदा होते हैं, तो वो उद्दीपक है। विशेष उपस्थिति से कॉर्टेक्स शारीरिक परिवर्तन और संवेग दोनों उत्पन्न करता है। आपातकालीन प्रतिक्रिया और संवेगों के अनुभव के बाद एक या क्रमशः उत्पन्न होकर एक के साथ एक घटित होता है। मस्तिष्क के केंद्र में स्थित, ये वापस बोलो लंबी थोड़ी प्रक्रिया आ गई, लिम्बिक व्यवस्था की संवेगों में भूमिका कई अध्ययनों से स्पष्ट होती है। ऐसा पाया गया है कि मस्तिष्क के उच्च केंद्र संवेगों की अभिव्यक्तियों को दबा सकते हैं या रोक सकते हैं। यह पाया गया है कि मस्तिष्क का बायां गोलार्ध, यानी अपनी जो खोपड़ी है उसका लेफ्ट साइड वाला आधा हिस्सा, लेफ्ट पार्ट, प्लस माइनस होता है ना, उस तरह से सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। सकारात्मक संवेग लेफ्ट। विवाह के बाद में धर्मपत्नी को फेरे होते हैं ना, कौन से पक्ष में लाया जाता है, वाम पक्ष। वाम पक्ष में वधू को वाम पक्ष में लाइए, ओम स्वाहा, फिर जो है वो मांग वगैरह भरी जाती है। याद होगा आपको अपने जीवन की वो महत्वपूर्ण घटना, और जिनके लिए अभी घटी नहीं है उनके लिए एक वो है कल्पना, ठीक है। तो वहाँ मैंने जोड़ा है इसको, वाम यानी लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो उसमें सकारात्मक संवेग आते हैं, प्रसन्नता के, खुशी के, और दाहिना गोलार्ध जो है राइट साइड वाला, क्योंकि इस साइड तो धर्मपत्नी आ गई, खाली रह गया, ठीक है। तो ये अगर भर जाए तो शायद नहीं आए, तो इसलिए तो ऋणात्मक संवेगों के लिए है। इसलिए मस्तिष्क के बाएं भाग में किसी, कहीं बाहर धर्मपत्नी जी सुन ले ऐसी बातें, किसी आघात के कारण अवसाद, भय, निराशा की स्थिति उत्पन्न होती है। मस्तिष्क के बाएं भाग में कोई आघात हो जाए तो अवसाद, भय, निराशा, जबकि क्षति दाहिने गोलार्ध में हो तो तटस्थता या सुख के आवेगों की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मस्तिष्क में होने वाली रासायनिक प्रक्रिया संवेगिक अनुभव से जुड़ी है। तो ये जो केमिकल लोचा है ये तो अपने शरीर में सब कुछ प्रभावित करता ही है। संवेगों से स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की भी भूमिका होती है। कल्पना कीजिए, खतरनाक कल्पना है भाई, कर लो। आप रात में एक सुनसान सड़क पर सन्नाटे को चीरते हुए जा रहे हैं। अचानक किसी अंधेरे कोने से निकलकर कोई व्यक्ति आपके सामने आ जाए, जोर से करे हाउ, ठीक है। ऐसी भयावह स्थिति से कतिपय परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। होश उड़कर अभी तो जीव निकल जाता। जो सहानुकंपी तंत्रिका तंत्र की प्रणाली की सक्रियता को बताते हैं। आमाशय
और आंतों को जाने वाली रक्त वाहिकाओं के में संकुचन होता है। देखो कहाँ कहाँ एक साथ कितना परिवर्तन हो जाता है, और भोजन पचाने की क्रिया रुक जाती है, खाना वहीं अटक जाता है अगर खा रहे हैं तो। पेन क्रिया से ग्लूकोजेन नामक हार्मोन निकलता है, ये ध्यान रखना, ग्लूकोजेन, जो यकृत को उद्दीपन करता है, एक्साइट करता है, जिससे वह संचित चीनी का, ये लो ये चीनी बीच बीच में हर जगह आती है, चीनी का रक्त नलिकाओं में प्रवाहित कर सके। इसका मतलब चीनी काम की चीज़ है क्या। एड्रिनल एपिनेफ्राइन नामक हार्मोन का स्राव करता है। एड्रिनल ग्रंथि है ना, जिसे विज्ञान में कहते हैं करो या मरो वाली ग्रंथि, यानी कि एड्रिनल हार्मोन जो कि जोश दिलाता है, नामक फ्राइन, एपिनेफ्राइन नामक हार्मोन स्रावित करता है। सांस गहरी व तेज चलने लगती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जिससे रक्त संचार भी बढ़ जाता है, आंख की पुतलियां फैल जाती है, कहते हैं आंखें फटी की फटी रहेगी, वास्तव में थोड़ी बहुत आंखें बड़ी हो जाती हैं। कई बार कोई बात का कह देना, पसीने की ग्रंथियाँ सक्रिय हो जाती है, पसीना आ जाता है, भाई साहब याद है मुझे तो कई बार आया हुआ। जैसे मान लो कह दिया शुरू में, अब तो एक्सपीरियंस बहुत हो गया, जब कभी मंच के ऊपर, हालांकि शुरू से ही रुझान था मेरा, मगर कई बार ऐसे हो जाता था, नए नए थे तब, तो पसीने की और पसीना छूटने लगता है। यानी देखो कहाँ कहाँ परिवर्तन होते हैं, कितने सारे जो अंग है शरीर के वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। गर्दन और कंधे की पेशियों में तेजी से तनाव आ जाता है, और त्वचा के नीचे स्थित पेशियां संकुचित होने लगती है। जब भय, अब देखो डराने वाले ने तो मजाक कर लिया कि हाउ कर दिया, आपके शरीर में पूरा का जो पूरा तंत्र है वो हिल गया, ठीक है, तो इसलिए हाउ वाउ नहीं करना है अपने। जब भय उत्पन्न करने वाली स्थिति समाप्त हो जाती है तो प्राणुकंपित तंत्रिका तंत्र से संबंधित दूसरी तरह से देह परिवर्तन उत्पन्न होने लगते हैं। तो यानी कि अब जो स्थिति समाप्त हो जाती है कि अरे ये तो डराने वाला अपना ही आदमी है, तो फिर वो वापस शरीर की सारी ग्रंथियाँ जो है ना, चीनी, नमक और वो सब अपने अपने स्थान पर लौट आते हैं कि अरे कोई बात नहीं। तो ये शरीर का है सिस्टम, ठीक है। तो ये सारा क्या था, शारीरिक आधार संवेग के। तो अब आपने इतना कुछ पढ़ा, तो इसमें से अगर कोई खास चीज़ एक शब्द में प्रश्न आए तो आप आराम से उसको पहचान लेंगे, कर देंगे। संवेग के दैहिक माप, संवेगों तथा मानव शरीर में होने वाले परिवर्तनों का मापन किया जा सकता है। माप सकते हैं ना, तो ये ध्यान रखना, मापन किया जा सकता है संवेग और संवेग से होने वाले शरीर में परिवर्तन। अब मैं तो जैसे मान लो उदाहरण दे रहा हूँ, तो अभी वो चीज़ नहीं है जो एक रियलिटी हो। मान लीजिए अचानक कोई आके अरे यार आपके वो लॉटरी लग गई, अरे वो आपका जो काम था वो हो गया, तो अचानक ऐसे खुशी से फूल जाते हैं। तो वो जो फीलिंग आती है या उस समय जो शारीरिक परिवर्तन आते हैं उनको उसी समय नोट किया जा सकता है। इस तरह के एक उपकरण को पॉलीग्राफ कहते हैं, ध्यान रखना, पॉलीग्राफ। एक वो झूठ मापने वाला भी आता है ना, उसी को पॉलीग्राफ बोलते हैं क्या। इसकी सहायता से प्रोज्य के तंत्रिका तंत्र में होने वाले परिवर्तनों को मापा जा सकता है। तो यहाँ प्रश्न आ सकता है कि क्या संवेगों को मापा जा सकता है। संवेगों को तो संवेगों के बजाय संवेगों से होने वाले जो शारीरिक परिवर्तन है तो मापा जा सकता है। यस, ठीक है, उत्तर ये रहेगा। अब है पॉलीग्राफ और झूठ की पहचान। तो ये भी आप याद रखना, पॉलीग्राफ और झूठ की पहचान। कहते हैं ना झूठ पकड़ने वाला यंत्र, क्योंकि व्यक्ति झूठ बोलेगा तो उसमें कुछ परिवर्तन जो है ना वो नेचुरल चीज़ें नहीं आएगी। झूठ की पहचान करने वाले परीक्षार्थी से प्रारंभ में बहुत से तटस्थ किस्म के प्रश्न पूछे जाते हैं, नॉर्मल, हल्के हल्के, ताकि उसको पता नहीं चले और वो जितना भी हो रखा है ना अपने आप में कंट्रोल कर रखा है, फिर वो नॉर्मल हो जाए, ताकि आधार भूमि तैयार की जा सके। ये साधारण प्रश्न होते हैं। इसके बाद ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनसे अपराध से संबंधित जानकारी होती है, जिसे केवल अपराध करने वाला ही जानता है। दुर्भाग्य से पॉलीग्राफ झूठ जानने का विश्वसनीय परीक्षण नहीं है, यह ध्यान रखना, विश्वसनीय नहीं है। अब मान लीजिए कई व्यक्ति इतना कंट्रोल कर ले संवेगों पे, जैसे आपने एक दृश्यम फिल्म देखी होगी, उसमें आप देखना अजय देवगन किस प्रकार से एक ही झूठ को सही करने की कोशिश करता है। तो ऐसे भी कई बार जो है मशीनों को भी झुठला दें, क्योंकि मानव से बड़ी तो कोई मशीन है ही नहीं। परीक्षण इस मान्यता पर कार्य करता है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ क्या। 4 विद्यार्थी थे, चार दोस्त थे, ठीक है, बड़े शरारती थे। तो एक बार किसी परीक्षा में जो है वो बहुत लेट आए, तो प्रिंसिपल ने पूछा कि भाई आप इतने लेट क्यों आए। तो उन्होंने कहा कि हम कार में आ रहे थे, कार पंचर हो गई, इसलिए जो है हम लेट आए। तो प्रिंसिपल ने कहा झूठ बोल रहे हो। कहा नहीं सर, हम एकदम सच बोल रहे हैं। कहा कोई बात नहीं, चलो लेट आए कोई बात नहीं, परीक्षा में बैठ जाओ। अब प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल होता है, बच्चों को पता थोड़ी कि भाई वो
कितना क्या जो है उनका एक्सपीरियंस है। अब प्रिंसिपल ने क्या किया कि उनको कहा कि चलो ठीक है, आप बहुत लेट आए हो, तो चारों को अलग अलग कमरे में बिठा दिया और चारों को एक एक पर्सन ही दिया, सीधा 50-50 नंबर का। क्या दिया पर्सन? उन्होंने यही पूछा गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ था। ये लोग, अब विद्यार्थियों ने, एक ने आगे वाला किया, एक ने पीछे वाला किया, एक ने लेफ्ट किया, एक ने राइट किया, अलग अलग। संयोग तो चारों का मिला नहीं और झूठ पकड़ी गई। तो यहाँ पे आपके पॉलीग्राफ वाले इसकी बात कर रहे थे हम। परीक्षण इस मान्यता पर कार्य करता है कि पॉलीग्राफ द्वारा झूठ की पहचान की जा सकती है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अन्य बहुत से कारक जैसे उल्लास, खुशी, पीड़ा, चिंता आदि भी दैहिक उद्वेलन में बदलाव ला सकते हैं। इनमें व्यक्तिक भिन्नता भी पाई जाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति बहुत जल्दी डर जाता है, पुलिस वाले ने थोड़ा सा जोर से धमकाया कि बस बस, अरे साहब गलती हो गई, बता देता है, पूरा उगल लेता है। और कई मंजे हुए खिलाड़ी होते हैं, उनको कितना ही पीट लो, कितना ही कर लो, पर वो नहीं उगलेंगे तो नहीं उगलेंगे। तो इस परीक्षण में भी झूठ बोल सकते हैं। इन बातों के बावजूद इसका उपयोग झूठ को पहचानने के लिए किया जाता है, पर फिर भी सामान्यतः हो सकता है बहुत सारे लोगों पर यह सटीक बैठ जाए। पूरी तरह से 100% पॉलीग्राफ सही नहीं है। संवेगों के संज्ञानात्मक आधार, तो अभी हमने संवेगों के शारीरिक आधार पढ़े, शरीर में होने वाले परिवर्तन, और आपने देखा कि मस्तिष्क के लेके अमाशय, यकृत, पाचन क्रिया, सारे के सारे चीनी, नमक सब एक्टिव हो जाते हैं, वो शारीरिक हो गई। अब है संज्ञानात्मक, यानी ज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें। संज्ञान का मतलब होता है सम धन ज्ञान, समान रूप का जो ज्ञान है वो। तो ज्ञान के आधार पर, संज्ञानात्मक आधार पर तात्पर्य है कि व्यक्ति किसी उद्दीपक, यानी कि उद्दीपक का मतलब सामने कोई ऐसी वस्तु जिसकी वजह से उसमें संवेग आया। जैसे मान लीजिए अब यहाँ मुझे लगी हुई है भूख, मान लीजिए आप रोज़ सोचेंगे गुरुजी तो भूख का ही भूखा उदाहरण देते हैं, हालांकि मैं नाश्ता पानी करके बैठा हूँ, तो सामने मान लीजिए बहुत अच्छी शानदार केक या कोई मिठाई या रखा हुआ है, खुशबू भी आ रही है उसकी, तो वो है उद्दीपक, स्टिमुलस। उसको देखकर मेरे अंदर संवेग पैदा हो रहा है, ठीक है, जो है उसको खाने का। तो परिस्थिति भाव जो पैदा हो रहे हैं वो, तो परिस्थिति को जिस ढंग से प्रत्यक्षण करता है उसकी व्याख्या करता है तथा उसे समझता है, क्योंकि इन सभी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अनुकूल ही वह किसी संवेग की अनुभूति करता है। जैसे यदि आप रात में घर पर अकेले हैं, ठीक है, और किसी तेज हवा ने खिड़की का दरवाज़ा दीवार से टकराए और खटक 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 4-5 बार वो खटखटाई, अब ये लो भी, तो आप यह सोचकर डर जाते हैं कि लगता है कोई चोर आ गया, दरवाज़ा तोड़कर घर में प्रवेश कर रहा है। यहाँ डर संवेग की उत्पत्ति का कारण परिस्थिति की एक विशेष संज्ञानात्मक व्याख्या है। संज्ञान का मतलब आपको मालूम है कि खिड़की का दरवाज़ा खटखटाया तो या तो भूत है, क्योंकि भूत के बारे में आपने सुन रखा है। अब जिस बच्चे ने कभी सुना ही नहीं भूत के बारे में, वो कभी उसके ख्याल ही नहीं आएगा भूत का, तो वहाँ आपका जो ज्ञान, आपके दिमाग में जो बैठी हुई चीज़ें हैं वो ही। और भूत का चित्र कैसा दिखता है, जो आपने कहीं ना कहीं कोई फिल्म में देखा है, कोई चित्र में देखा है, वही बार बार याद आता है। तो ऐसे ही जिस चीज़ का नाम लिया, जैसे मान लिया नाम लिया मैंने जिन, तो अब जिन आपने बस वो बोतल से ऐसे निकलता हुआ देखा है, तो वही ख्याल, अरे जिन आ गया, तो मतलब आपके दिमाग में वही आएगा कि जिन आ गया। संवेगों के सांस्कृतिक आधार, संज्ञानात्मक का मतलब हमारे को जैसा ज्ञान है हमारे दिमाग में लगभग वैसी जो है बात आएगी। जैसे मान लीजिए अब कोई आज के टाइम में, अब तो चलो कुछ कम हो गया, कुछ दिनों पहले अगर कोई व्यक्ति खांस रहा है तो अपने को ये लगेगा बस कोरोना ही है ना। तो क्योंकि वो ही धारणाएं अपने अंदर आ गई कि खांसना, फलाना फलाना फलाना, खुशबू नहीं आ रही और नहीं आ रही, तो इस तरह से वो लक्षण। तो संवेगों के सांस्कृतिक आधार, सांस्कृतिक मतलब कल्चर से जुड़े हुए। संवेगों के शारीरिक और संज्ञानात्मक आधार के अलावा सांस्कृतिक आधार भी होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ध्यान रखना। ऑप्शन आ गए, अपन समझ नहीं पाते कि कहाँ से प्रश्न पड़े हैं। अधिकांश मूल संवेग सहज या जन्मजात होते हैं, ठीक है, उन्हें सीखना नहीं पड़ता। तो अब डरना है तो जन्मजात है, छोटा बच्चे में भी होता है, ठीक है, प्रेम है, वो सब, क्रोध है। अब क्रोध छोटे बच्चे को भी है, जैसे मान लो छेड़ते हैं तो उसको गुस्सा आता है, उसको छोटा बच्चा भी कई बार ना ऐसे दांतों से काटने की कोशिश करता है, एकदम छोटा दांत नहीं आए तब भी, तो वो माताजी बता सकते हैं। वो अधिकांशतः मनोवैज्ञानिक यह विश्वास करते हैं कि संवेगों, विशेषकर चेहरे की अभिव्यक्तियों के प्रबल जैतिक बंधन होते हैं। यानी चेहरे की अभिव्यक्तियाँ चेहरे से भी बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको समझा रहा हूँ, तो अपने आप ही चेहरे पर वो जो है वो समझाने के लिए अलग अलग, चाहे भौं के हो, चाहे आँखों के हो, चाहे
हाथों के हो, वो होते हैं नेचुरल, ठीक है, और पूरे इमोशन से पढ़ाते हैं ना तो ये अपने आप होते हैं। तो ये जो है प्रबल चेहरे की अभिव्यक्तियां भी इसमें आती है। उदाहरण के लिए, वे बालक जो जन्म से दृष्टिहीन है, ठीक है, ध्यान नोट करना इसको, तथा जिन्होंने दूसरों को मुस्कुराते हुए दूसरों का चेहरा भी नहीं देखा है, वे भी उसी प्रकार मुस्कुराते हैं और माथे पर बल डालते हैं जिस प्रकार के सामान्य दृष्टि वाले बालक। तो ये क्या हुआ, ये जो है ये सांस्कृतिक आधार है। विभिन्न संस्कृतियों की तुलना करने से यह स्पष्ट होता है कि संवेगों में अधिगम की प्रमुख भूमिका होती है। यह दो प्रकार से होता है। प्रथम, सांस्कृतिक अधिगम संवेगों के अनुभव की अपेक्षा संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावित करता है। संवेग को तो अनुभव करना और एक उसको अभिव्यक्त करना। उदाहरण के लिए, कुछ संस्कृतियों में संयुक्त सांवेगिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन दिया जाता है, जबकि कुछ दूसरी संस्कृतियां मॉडलिंग और प्रबलन के द्वारा व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से अपने संवेगों को सीमित रूप से प्रकट करना सिखाती है। जैसे मान लीजिए होता है ना कि कोई व्यक्ति खुल के हंसता है, वो आदत होती है जोरों से हा 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 ऐसे हंसने की, तो लोग कहते हैं अरे को जो लगे दूसरे के सामने मत ऐसा कर, कहते हैं ना अरे ऐसे मत करो दूसरे लोगों के सामने। तो हम वहाँ अब जैसे मान लीजिए जैसे कोई महिला है अपने घर में है, ठीक है, हंसेगी कोई बात नहीं, अब वही महिला बहू बन के गई ससुराल में और वहाँ उसे कहेंगे अरे इतना ज़ोर से मत हंसो क्या सोचेंगे, तो वो क्या हुआ, कल्चर, वहाँ का कल्चर ऐसा है। अगर कल्चर वहाँ दूसरे टाइप का है, मान लीजिए कोई महानगर का कल्चर, कोई मतलब नहीं। तो कल्चर जो है, संस्कृति, वो भी अपने संवेगों को नियंत्रित करवाते हैं। द्वितीय, अधिगम उन उद्दीपकों का पर बहुत अधिक निर्भर करता है जो संवेगिक प्रतिक्रियाएं जनित करते हैं। यह प्रदर्शित किया जा चुका है कि वे व्यक्ति जो लिफ्ट, मोटर गाड़ी इत्यादि के प्रति अत्यधिक भय प्रदर्शित करते हैं, उन्होंने यह भय मॉडल, प्राचीन अनुबंधन या परिवार अनुबंधन के द्वारा सीखे होते हैं। तो प्राचीन अनुबंधन आपको पता ही है कि एक चीज़ से मान लीजिए डर पैदा हो गया तो उससे मिलती जुलती चीज़ से भी फिर वो डर बैठ जाता है। तो अभी हमने संवेगों के आधार पढ़े, शारीरिक आधार, संज्ञानात्मक आधार और सांस्कृतिक आधार। 3 आधार जो हमने पढ़े, याद रखना। शारीरिक आधार, शरीर में परिवर्तन, संज्ञानात्मक यानी जो चीज़ें हमने पहले से ज्ञान कर रखी है उसके बारे में, ठीक है। मान लीजिए बाहर कुछ टूटने की आवाज़ आई तो मेरे दिमाग में ये आएगा, बाहर मान लीजिए कोई कांच की गिलास रख रखी है तो मेरे दिमाग में शायद कांच की गिलास फूट गई होगी, बाहर पड़ी है वो, तो ऐसे। और सांस्कृतिक आधार यानी संस्कृति के अनुसार वह संवेगों को नियंत्रित करना या और करना। सकारात्मक संवेग, अब जो है कौन सा पार्ट है बताओ, ये या ये, लेफ्ट वाला या राइट वाला, बायां कि दायां, वाम पक्ष या कौन सा, तो वाम, लेफ्ट, बायां, ठीक है। तो सकारात्मक संवेग कौन से में आते हैं, बायां, है ना, बायां। खुशी एक मानसिक और भावनात्मक स्थिति है। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है तो लेजाइडस ज्ञानात्मक भावना विचारक के अनुसार खुशी वह संवेग है जो एक उचित लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में उचित प्रगति का परिणाम है। यानी एक जो लक्ष्य हमने सोचा है और वो मिल जाता है, रीट की तैयारी कर रहे हैं, शानदार नंबर आके नौकरी लग जाओ तो खुशी होनी है। अतः अगर आपका लक्ष्य परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करना है तो इस लक्ष्य की ओर अग्रसर करने वाला हर एक चरण आपको खुशी की अनुभूति कराएगा। जैसे मान लीजिए साइकोलॉजी हो रही है और 11वीं की पूरी हो जाए, जैसे 8, 9, 10 3 पाठ होने वाले हैं, 7 पाठ और है, सिलेबस में से आधा हम काट देंगे जो नहीं है वो, तो फिर एक फीलिंग आएगी कि चलो 11वीं की साइकोलॉजी RBSE वाली पढ़ ली। 11वीं का जो विद्यार्थी पढ़ता है, जो शिक्षा मनोविज्ञान लेता है, वो लेवल हमने तैयार कर लिया 11वीं 12वीं का। और दोस्तों इसके बाद हिस्ट्री के जो टॉपिक है वो मैं करवाऊंगा 10वीं में 12वीं में, जो हिस्ट्री है ना वो ज़रूर आपको रीट के अकॉर्डिंग। क्या खुशी के साथ जुड़े दूसरे जैविक घटक है? अध्ययनों से प्राप्त परिणामों के आधार पर यह पाया गया है कि जब मस्तिष्क में नोरपेनेफ्राइन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है, मस्तिष्क में नोरपेनेफ्राइन का ऊंचा स्तर होने से अत्यधिक खुशी की अनुभूति होती है। तो ये आप याद रख लेना। देखो नोरपेनेफ्राइन, मोर से याद रख लेना, मोर को देखते हैं ना तो खुशी होती है। तो ऐसे देखो भाई हम तो आर्ट वाले ऐसे याद रखते हैं ट्रिक बना के। तो निम्न स्तर से विषाद की अनुभूति होती है। तो मोर का स्तर अगर ऊंचा है तो मोर नाचेगा, खुशी होगी। मोर नीचे है, मोर डर के भागेगा, तो मोर पाइन फ्राइन, ठीक है। तो ये एक हार्मोन
है क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है ये, ठीक है। तो ये खुशी की अनुभूति देता है। और आजकल यूट्यूब पे आता है ना वो मेटाफिन, क्या नाम है, एक हार्मोन्स है वो, उसका भी आता है। परानुभूति, सहानुभूति और परानुभूति क्या होता है? परानुभूति का मतलब पर की अनुभूति को समझना, दूसरा व्यक्ति तकलीफ में, हमें भी लगना कि यार उसके साथ उसको जीना, दूसरा व्यक्ति खुश है, अपन भी यार इसकी खुशी में अपन भी खुश है। तो परानुभूति यह समझ पाने की क्षमता है कि अन्य व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है, और ये ज़रूरी होती है दोस्तों। अगर आप रिश्तों में ये चीज़ महसूस नहीं करेंगे तो रिश्ते नहीं चलेंगे। तो परानुभूति, सहानुभूति परानुभूति में फ़र्क है। अगर हम लोक प्रशासन की दृष्टि से देखें, सहानुभूति में है कि दूसरे के प्रति संवेदना प्रकट कर दी कि यार वास्तव में बुरा हुआ, यार गजब हुआ, बढ़िया काम हुआ, शानदार काम हुआ, सिलेक्शन हो गया। और परानुभूति में हम उसकी कुछ मदद करते हैं। केवल सहानुभूति दिखा दी, कुछ मदद नहीं की तो फायदा नहीं हुआ, तो हम उसकी हेल्प भी करें, वो है परानुभूति। परानुभूति का अर्थ वस्तुओं एवं परिस्थितियों को दूसरे के नज़रिए से, दृष्टिकोण से देखना। और ये दोस्तों मैंने बहुत पहले कन्फ्यूशियस का कहीं पढ़ा था। कन्फ्यूशियस आपको याद होगा, चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक था कन्फ्यूशियस। तो वो ये कहते हैं कि आपको दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा आप अपने साथ चाहते हैं। तो ये सामाजिक व्यवहार का बहुत शानदार एक सटीक विश्लेषण है। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा आप अपने साथ चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर कोई मित्र आए तो आप उसे करें आइए बैठिए और पानी पीजिए और बताइए क्या सेवा करें, चाय लीजिए, आपने उसको 5 मिनट दिया, कैसे आना हुआ, इज्जत की। अब आप ये चाहते हैं कि आप उसके घर जाएं तो आपको ये मिले, मगर आप नहीं दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा नहीं मिलने वाला। इसलिए आप खुद कैसा चाहते हैं उस हिसाब से आप व्यवहार करें। परानुभूति का अर्थ वस्तुओं एवं परिस्थितियों को दूसरे के नज़रिए के दृष्टिकोण से देखना, दूसरा व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है। किसी को परानुभूति देना तब आसान हो जाता है जब हमें पूर्व में वैसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा हो। जैसे मान लीजिए दोस्तों, मैं मेरा उदाहरण दूं, मैं फ़िलहाल सर्विस में हूं, स्कूल लेक्चरर, और सेकंड ग्रेड में मैं रहा, रीट में भी मेरा हो गया था, कुछ एग्ज़ाम पास किए, कई एग्ज़ाम में मैं पास नहीं हुआ, कई एग्ज़ाम में मैं पॉइंटों से रह गया, लंबा संघर्ष रहा, मैं कई वक्त बेरोज़गार भी रहा। तो मैं अब एक बेरोज़गारी की व्यथा को, कंपटीशन में जो पॉइंटों से रह जाते हैं उनकी व्यथा को आराम से समझ सकता हूँ, अच्छे से समझ सकता हूँ। और कैसा फीलिंग होती है जब सिलेक्शन होता है, और अब जैसे काउंसलिंग हो, एग्ज़ाम के पहले कैसा फील होता है, उन सब चीज़ों को मैंने जिया है, तो इसलिए मुझे वो अच्छे से याद है, तो मैं उन्हें समझ सकता हूँ। तो जिस व्यक्ति ने पहले में, कहते हैं ना, जाके पाँव ने फटे बुआई वो क्या जाने पीर पराई, जिसके कभी एड़ियाँ ही नहीं फटी उसको क्या पता क्या दर्द होता है। तो इसलिए जिसने भुगता है वो जानता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति परीक्षा में फेल हो जाता है तो उस परिस्थिति में परानुभूति देना तब आसान हो जाएगा जब उसने भी झेला हो। तो परानुभूति समझ में आ गया, ठीक है। ये संवेग ही है, जैसे दूसरे के जो संवेग है उनके अनुसार हम अपने अंदर संवेग लाते हैं, मगर ये एक समझ भी है। खुशी भी एक संवेग है, ठीक है। और परानुभूति है आशावादी होना, ये जो लेफ्ट, ठीक है, आशा, सकारात्मक संवेग, यह एक संवेग है साथ ही। और जैसे ही वाम पक्ष भर जाता है तो सारे सकारात्मक संवेग आने लग जाते हैं। यह एक संवेग है, साथ ही साथ यह एक व्याख्यात्मक शैली भी है। तो देखो यह एक संवेग है, ध्यान रखना, आशावादी। अब आप सोचो आशावादी मतलब भाव तो होते हैं ना कि आशावादी बनो, यानी रीट का एग्ज़ाम समय पे हो जाएगा, तैयारी से चल रही है, अच्छी हम कर लेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब केवल सिलेक्शन सब कुछ नहीं है, जैसे परिवार में मान लीजिए ठीक हो जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, हम प्रगति करेंगे, स्वास्थ्य, यानी जो भी आपके सपने पूरे होंगे, तो धीरे धीरे आशावादी बनना, वो है पॉजिटिव थिंकिंग। शेयर एवं कारवर के अनुसार आशावादिता एक प्रत्याशा है, वो तो बात एक ही है। और जीवन में जब कोई समस्या का सामना करना पड़े तब यह आशा करना कि बुरा होने के बजाय कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। अतः आशावादिता एक सकारात्मक दृष्टिकोण को निरूपित करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि किसी भी क्षमता से परे कुछ नहीं होगा है, अच्छा होगा। जैसे यदि किसी परीक्षा के लिए हम खूब तैयारी करें परंतु परीक्षा की तारीख आगे बढ़ जाती है तो एक आशावादी व्यक्ति सोचना कि ऐसा होने से परीक्षा की और बेहतर तैयारी करेगा, होता ना ऐसे। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में बहुत सारे लोगों के साथ में नेगेटिव पॉजिटिव हुआ। तो यह आशावादिता का कोई जैविक आधार है हमारे मस्तिष्क में। अब इसके पीछे की कोई देखो कोई जैविक कोई केमिकल लोचा है क्या? हमारे मस्तिष्क में एंडोर्फिन्स नाम का न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है। इसके दो प्रमुख गुण हैं, दर्द संवेदन के संचरण को रोकना और तथा उत्साह प्रदान करना।
तो क्या नाम है इस हार्मोन का? इंड्रोफिल्स। ठीक है, ये फिल कर देता है इंड्रो। ठीक है, इंड्रो से आशा को जोड़ देना, इंड्रो आशा। लियोनिल टाइगर के अनुसार हम जैविक रूप से अनुकूलित है कि हम सकारात्मक संवेगों को महसूस करते हैं, बजाय कि इसे हमें सत्य का सामना करना पड़ता है। बहुत से व्यक्ति सिद्धांतवादियों के अनुसार आशावादिता एक व्यक्तिक गुण है, ना कि एक संवेग। यानी बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि ये गुण है, संवेग नहीं है। इसके अनुसार आशावाद एक सहज स्वभाव है। तो कुछ लोग स्वभाव से या तो आशावादी होते हैं या निराशावादी होते हैं। तो यहाँ एनसीईआरटी इस किताब ने आपको जो है आशावाद को एक संवेग माना है, मगर कुछ विद्वान इसको संवेग नहीं मानते, कहते हैं कि ये कला है, गुण है, व्यक्ति की सोच कि हर बात में कहीं तो नेगेटिव निकालते हैं और कुछ व्यक्ति पॉजिटिव देखते हैं उसमें से। तो ये संवेग भी है, वैसे मेरे ख्याल से भी संवेग है, क्योंकि भावना तो है ही भाई, पॉजिटिव सोचना, अच्छा होगा, भाव आ रहे हैं ना, और उसके पीछे जैविक आधार भी है। एक हार्मोन्स, एक न्यूरोट्रांसमीटर वो एक्टिव होता है। अब हाँ, ये ज़रूर है कि अभ्यास से संवेगों को भी कंट्रोल किया जाता है, संवेगों को रूपांतरित भी किया जा सकता है। आभार प्रकट करना, आभार एक संवेग है जिसके द्वारा हम जो कुछ हमारे पास है उसके लिए प्रशंसा व्यक्त करता है। रॉबर्ट इमोशंस के अनुसार आभार व्यक्ति के 2 मुख्य घटक है। पहला, हम समर्थन करते हैं कि इस संसार में हमें अच्छी चीज़ें हैं जो हमें प्राप्त होती है। दूसरा, हम इस बात का समर्थन करते हैं कि इन अच्छाइयों का स्रोत हमसे बाहर है। हम इस बात की पहचान करते हैं कि दूसरे लोग आध्यात्मिक ताकतों के हमें बहुत सारे उपहार प्रदान किए, जिनके कारण हमसे हमारे जीवन के लिए अच्छाइयाँ विद्यमान है। क्योंकि आभार व्यक्त न करना सिर्फ हमें प्रोत्साहित करता है, बल्कि दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए भी प्रेरित करता है। तो आभार जो है वो प्रकट करना चाहिए, जिससे क्या है, जैसे मान लीजिए चाहे गुरुजनों का हो, माता पिता का हो, किसी दोस्त ने एक सहयोग किया, हम बोलते हैं थैंक यू, धन्यवाद, आपकी वजह से ऐसा हुआ। तो इससे एक आत्मिक अनुभूति भी मिलती है, अगले व्यक्ति से भी दोबारा भी सहयोग की संभावना बन जाती है। ठीक है, तो आभार प्रकट करना चाहिए। और प्रकृति का आभार, कुदरत का आभार, आप देखिए जैसे चंद्रमा को, सूर्योदय को, पानी क्या मानते अपन, कुछ नहीं है, मगर आप सोचिए पानी न कोई उसका स्वाद है, फीका है, मगर पानी के बगैर आपको कितनी अच्छी चीज़ पिला दे, पानी नहीं पिलाएं तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। तो प्रकृति ने कितना शानदार चीज़ दी है, पानी। प्यासे व्यक्ति को अगर ठंडा पानी मिल जाए गर्मियों में, उसके लिए उससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। तो इसलिए उसके लिए हम किसका आभार कर सकते हैं? प्रकृति का, ईश्वर का, सर्वशक्तिमान का। तो हर चीज़ का हम थोड़ा आभार प्रकट करते हैं। प्रार्थना में और क्या होता है? प्रार्थना में यही होता है कि जो हमें मिला है उसके लिए धन्यवाद दिया जाए। तो मददगार, परोपकार, दयालुता जैसे गुण पैदा करते हैं। तो आभार जो है, आभार को क्या माना है? आभार एक संवेग है। ये लाइन है ना, तो आप ध्यान रखना। अब आप कहेंगे मैकडोवेल वाले संवेगों में नहीं है, मगर ये भी एक भाव है कि यार उसने देखो वास्तव में अपना कितना भला किया, बेचारा आया, अपने को यहाँ तक छोड़ के गया। तो क्या है वो? भावी तो आ रहा है ना, इमोशन। तो संवेग, नकारात्मक संवेग, राइट साइड। क्रोध, ठीक है, राइट साइड का मतलब है कि मस्तिष्क का जो दायां भाग है उसमें इनके वो ट्रांसमीटर लगे होते होंगे। क्रोध एक निषेधात्मक संवेग है, यह मन को कहीं और खींच ले जाता है। दूसरे शब्दों में क्रोध की दशा में व्यक्ति का नियंत्रण अपने व्यवहारात्मक कार्यों पर नहीं रहता, यानी उसका नियंत्रण नहीं रहता। और क्रोध का प्रमुख स्रोत अभिप्रेरकों का कुंठित होना है। जब व्यक्ति निराश हो जाए, प्रेरणा नहीं रहे, तब उसको गुस्सा आता है कि अरे सत्यानाश कर दिया। ठीक है, किंतु क्रोध कोई प्रतिवर्त नहीं है, बल्कि हमारी सोच का परिणाम है। सोच है, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण आता है बहुत बड़ा कि एक कोई विद्वान थे, नाम मुझे याद नहीं, और उन्होंने बहुत मेहनत करके नोट्स तैयार किए, कोई रिसर्च किया। ठीक है, और रिसर्च किया और लालटेन से वो पढ़ते थे। उनके एक पालतू बिल्ली थी और उनकी धर्मपत्नी जो है वो उनकी मदद करती थी पढ़ने में और में नोट्स तैयार करने में, वैज्ञानिक थे कोई। तो एक दिन क्या हुआ कि वहाँ लालटेन जल रही थी और कुछ सामग्री रखी हुई थी, तो बिल्ली ने वो लालटेन गिरा दी, नोट्स के ऊपर गिर गई, नोट्स जल गए, नष्ट हो गए। अब उनको ये था कि ये जो बिल्ली है इसने नोट्स जला दिए, चाहे तो उसको पीट सकते थे, गुस्सा कर सकते थे, मगर उनको पता था कि जो घटना घट गई वो वापस रिपीट हो नहीं सकती। पीटने से बिल्ली ठीक नहीं कर सकती, बिल्ली एक पशु है, उसको पता नहीं है, गलती कुछ उनकी थी, ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दोबारा लिखेंगे। फिर से उन्होंने लिखा और अच्छा लिखा। तो कहने का मतलब सोच है अपनी, क्या? क्रोध। यह न तो यह स्वचालित है, ऑटोमेटिक है कि आएगा ही,
अब उस समय उनको जैसे मान लो गुस्सा आया और बिल्ली को दे धड़ाधड़ पीट कर उसको लिटा दिया कि ये ले नोट्स जड़ाए, ये ले तुम्हारा काम तमाम। अब बिल्ली वहाँ तो उससे क्या होता, उनको संतुष्टि भले ही मिल जाओ मगर नोट्स वापस आ जाते नहीं आते। तो ये एक स्वचालित है और न ही नियंत्रण के परे है। नियंत्रण भी किया जा सकता है और न ही दूसरों के द्वारा उत्पन्न होता है। दूसरा आपको ज़बरदस्ती गुस्सा, अब ठीक है छेड़ के परेशान करके दिलाता है मगर होता अपने अंदर ही उत्पन्न है। ये नहीं कि आपको लाके दे दे कि ये लो क्रोध इतना सा ये ले जाओ। यह व्यक्ति के द्वारा चयनित विकल्प के द्वारा उत्पन्न होता है, क्योंकि क्रोध आपके अपने चिंतन के द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए उसका नियंत्रण भी आपके विचारों द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, तो क्रोध को नियंत्रित किया जा सकता है और अपने अंदर उत्पन्न होता है। चिंतन, अब उसने चिंतन किया कि कोई बात नहीं दोबारा लिख लेंगे, इसके वो चिंतन किया ना, तो उसके अंदर क्रोध जो पैदा नहीं हुआ। चिंतन ही नहीं करता, देखा बिल्ली दे दनादन तो वो क्रोध आ जाता। तो क्रोध प्रबंधन के महत्वपूर्ण बिंदु। तो क्रोध का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है दोस्तों, ये तो काम की चीज़ें ही हैं। वैसे बच्चे कई बार से शरारतें करते हैं कि आपको क्रोध आएगा, तो वहाँ आपको क्रोध का प्रबंधन करना है। ध्यान रखना, अपने विचारों की शक्ति को पहचानें। विचार जो है ना, चिंतन करें कि अरे बच्चे हैं शरारत करते हैं, हमने भी की थी उस टाइम, हम भी करते हैं, तो उनको उस हिसाब से कंट्रोल कीजिए। जान लीजिए कि आप अकेले ही से नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा आके कोई नहीं आएगा कि यार उसने रेगुलेटर आपका ऐसे कान के ऐसे नीचे से ऐसे किया और धीरे धीरे कम कर दिया, ऐसा नहीं है। ऐसा आत्मसंवाद ना कीजिए जो आपको जलाकर रख दे, यानी खुद से ऐसा कि देख लूँगा उसको छोड़ूंगा नहीं, ऐसे निषेधात्मक भावनाओं को बढ़ाकर अतिरंजित मत कीजिए कि छोड़ूंगा नहीं उसको, तो ऐसी भावनाओं को बढ़ाइए मत कि कुछ नहीं जाने दो। दूसरों के व्यवहारों के पीछे इरादों और गुप्त अभिप्रेरकों का आरोपण मत कीजिए। दूसरों के व्यवहार के पीछे के इरादे और गुप्त अभिप्रेरकों का आरोपण, यानी उसने शायद ऐसे सोचा होगा मेरे बारे में, उसके मन में शायद ये था, उसके करने का मतलब शायद ये था, तभी उसने इस तरह से ऐसे कहा और मुझे ऐसे देखा, शायद उसका ये होगा। तो हम इस तरह की बातें करते हैं ना कि दूसरे के जो इरादे हैं, उनकी जो बातें हैं, उनको हम अपने आप ही आरोपित कर लेते हैं। नहीं उसके करने का मतलब यही था, वो यही कहना चाह रहा था, उसने ये था, तो हम ऐसे करते हैं। तो अपने आप ही जो है बिना काम गुस्सा ले आते हैं, जबकि अगले का क्या भावना रही होगी और अपने को क्या मतलब है बिना काम। दूसरे व्यक्तियों तथा घटनाओं के संबंध में अतार्किक विश्वासों को मत पनपने दो। अपने क्रोध को व्यक्त करने के लिए रचनात्मक तरीके ढूंढिए। जैसे मान लीजिए आपके अंदर क्रोध है, गुस्सा है, तो उसको कुछ अच्छा करके दिखाओ, निकालो उसको किसी माध्यम से, खेल के, दौड़ के, एक्सरसाइज करके, बॉक्सिंग करके, कोई और तरीके से उसको निकाल के उसको क्रिएटिविटी में बदलो। अपने क्रोध की अभिव्यक्ति की मात्रा और अवधि को नियंत्रण कीजिए। अभिव्यक्ति की मात्रा को भी कितना दिखाना है, थोड़ा दिखाना है, ठीक है, हल्का सा दिखाया, कंट्रोल कर लिया। अवधि थोड़ी देर, ज़्यादा देर, थोड़ी देर, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो ये था क्रोध। ये तो मैनेजमेंट आपके पारिवारिक जीवन में भी बहुत काम आएगा, बच्चों और अपने फैमिली के साथ। अब है भय, डर। तो डर जो है, भय एक प्राथमिक संवेग है, यानी कि मूलभूत है, जन्मजात है। इसकी अनुभूति व्यक्ति को कभी कभी होती रहती है। इसमें नकारात्मक संवेग माना जाता है। इसकी उत्पत्ति संकट की अनुभूति, जैसे मान लो संकट है ना कि कोई तकलीफ आ सकती है कोई, तो उसकी अनुभूति होने पर। भय की दशा में व्यक्ति या प्राणी खतरे से दूर होना चाहता है। जैसे अभी कोरोना का बहुत बड़ा भय जो है वो था और अब कम हो गया है, यानी कि डरना नहीं है, सावधान रखनी है। अब इसमें अनेक प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित हो सकते हैं, जैसे डर कर भागना, रोना, चिल्लाना, कभी कभी बेहोश हो जाना, हृदय श्वसन, रक्तचाप आदि में अधिक वृद्धि हो जाना। भय की दशा में प्राणी स्वयं की रक्षा के लिए सुरक्षित स्थान की तरफ जाना चाहता है, यानी जैसे भागना चाहता है, सुरक्षित रहना चाहता है कि बचें। भय की अनुभूति अनेक कारणों से होती है। बच्चे, वयस्कों या बुजुर्गों से भय की अनुभूति के कारण अलग अलग हो सकते हैं। ध्यान रखना, बच्चे में डर का कारण, बच्चा मान लो छोटा है तो वो उसको कह दे बिल्ली आ रही है, ठीक है, कान काट ले लो, फलाना आदमी हो कान काट ले लो, ऐसे डरते ना कान, तो बच्चे को होता है पता नहीं सच में कोई कान काट लेगा ना। और ऐसे कहावत भी है कि कोई रास्ते से जा रहा था और बच्चा जो है वो रो रहा था, तो वो कोई उधर से जा रहा था, उसको कहा भाई जी वो छोरो रोए का कान काट लो, तो वो आयो कैंची ले कट। तो कई बार ध्यान रखना है, इस तरह से बच्चों को नहीं डराना कि कोई वास्तव में कान काट के ले जाए। तो प्रायः देखा कि छोटे बच्चे तीव्र ध्वनि व अपरिचित या विचित्र वस्तुओं से अधिक भय अनुभव करते हैं। आपने वो खरगोश वाला, वाटसन वाला उदाहरण भी देखा होगा, फ्रीडमैन।
इसके विपरीत वयस्क या प्रौढ़ किसी संकट की स्थिति से भय का अनुभव अधिक महसूस करते हैं। प्रौढ़ है, वयस्क है, उनको अब छोटे किशोर होते हैं तो छोटे मोटे को बीमारी होती है तो कोई डर नहीं होता, बड़े होते हैं तो फिर परिवार की चिंता होती है तो कोई कुछ भी हो तो डर होता है, या पता नहीं क्या हो जाएगा ऐसे। भय के प्रादुर्भाव तथा उसकी अनुभूति पर व्यक्ति के आयु, अनुभव, लिंग, व्यक्तित्व, ध्यान रखना भय जो है उसका उद्भव और उसकी अनुभूति पर व्यक्ति की आयु का असर पड़ता है। बचपन का अलग भय रहेगा, बूढ़े का अलग रहेगा, जवान का अलग रहेगा। अनुभव भी बताते हैं, लिंग महिला या पुरुष, ठीक है, अलग अलग जो है ना, अलग अलग डर हो सकते हैं इनके। व्यक्तित्व किस प्रकार का है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक यानी कल्चर कैसा है वहाँ का, किस चीज़ का डर है, ठीक है, कल्चर के अनुसार कई प्रकार के डर हो सकते हैं। तो भय यदि व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी रूप से स्थापित हो जाता है तो उसका उसके समायोजन और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए डर जो है उसको नहीं स्थान देना चाहिए, ठीक है। अब है दुश्चिंता। दुश्चिंता मतलब बुरी चिंता, फालतू की नेगेटिव चिंता। परीक्षा के पेपर रद्द हो गया तो क्या होगा, नंबर नहीं आएगा तो क्या होगा, पेपर खराब हो गया तो क्या होगा, पेपर आउट हो गया, पेपर परीक्षा आगे सरक जाएगी तो इसलिए ये तरह तरह की दुश्चिंताएं, कहीं लेट हो गया, फ़ोन नहीं उठा रहे, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, दुश्चिंता, बुरी चिंता, ठीक है, उसे दुश्चिंता बोलते हैं। उत्पत्ति के स्रोत या तो संज्ञानात्मक, यानी आपने जैसे जो संज्ञान का मतलब जो पहले से जो ज्ञान है उसके आधार पर, या काल्पनिक, या दोनों प्रकार। चिंता का तात्पर्य अपेक्षाकृत अधिक, दुश्चिंता बुरी चिंता, अभी अधिक व्यापक और सामान्यकृत व्यथा या दुख या आशंका से है। दुश्चिंता के कारण कभी कभी स्पष्ट रहते हैं और कभी कभी स्पष्ट नहीं होते हैं। दुश्चिंता व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा का कार्य भी करती है। चिंता जब काफ़ी व्यापक रूप धारण कर लेती है तब उसे मुक्त प्रभावी दुश्चिंता का नाम दिया जाता है। देखो थोड़ी चिंता तो जरूरी है, कहते हैं ना इसको तो चिंता ही नहीं पढ़ने की, इसको तो काम की कोई चिंता ही नहीं है, ठीक है। तो अब जिस व्यक्ति को बिल्कुल लापरवाह हो तो फिर काम नहीं करेगा। थोड़ी बहुत चिंता जरूरी है कि भाई सचेत रहना, चिंता करने की, अरे भाई पढ़ना है, लो भी अपने को ये काम करना है, लो भी ये करें, तो वो ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए मुझे लो भी वीडियो बनाना है, भाई चलो बाकी दोस्तों से बाद में मिलेंगे, विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक चिंता है। मगर दुश्चिंता जो है, जो कि नेगेटिव है, वो गलत है। दीर्घकालीन तनाव और द्वंद्व से भी चिंता का प्रादुर्भाव होता है। लंबे समय तक तनाव रहे। द्वंद्व क्या होता है, ये करें कि वो करें, फर्स्ट ग्रेड की करें कि रीट की करें, ठीक है, ये खरीदें कि वो खरीदें, लूँ कि नहीं लूँ, करूँ कि नहीं करूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, ये द्वंद्व है, ठीक है। तो इससे कॉन्फ्लिक्ट, इससे भी तनाव उत्पन्न होता है। यदि वास्तविक कारणों से इसकी उत्पत्ति होती है तो इसे वस्तुनिष्ठ दुश्चिंता कहते हैं। इसके विपरीत अचेतन द्वंद्वों से, यानी जो दिमाग में बचपन से कुछ डर घुसे हुए हैं, उनको मनोस्नायुकृत दुश्चिंता उत्पन्न होती है। हिलगार्ड के अनुसार दुश्चिंता प्रायः शारीरिक कष्ट, अचेतन द्वंद्व यानी शरीर में कष्ट होने से, जैसे मान लीजिए तकलीफ है, घुटने में दर्द हो रहा है, यार पता नहीं क्या हो गया, कोई ख़राब तो नहीं हो गया लिगामेंट, ठीक है। अचेतन द्वंद्व दिमाग में। कुंठा का मतलब जैसे व्यक्ति कुंठित हो जाता है, बार बार कोई चीज़ उसको नेगेटिव मिलती है। आत्मसम्मान की हानि की आशंका से कि अरे लोग क्या कहेंगे, ना कटवा देगा और ये हो जाएगा और ऐसे ऐसे, तो ऐसी जो बातें हैं ना, तो इससे क्या होता है, छुटकारा पाना चाहता है। और दुश्चिंता की दशा में तनाव से मुक्ति के लिए सुरक्षात्मक प्रणाली का भी उपयोग किया जाता है। प्रमुख पद क्या क्या आए इस पाठ में, संवेग, दैहिक उत्तेजना, सहानुकंपी तंत्रिका तंत्र वगैरह, पॉलीग्राफ, ये सब आए। संवेग एक जटिल अवस्था है, ठीक है, और ये आंगिक प्रतिक्रियाएं होती है। और संवेग में केंद्रीय और मस्तिष्क का बायां गोलार्ध सकारात्मक, ये हमने पढ़ लिया, फटाफट इसको करते हैं पूरा। और संवेग और मानव शरीर में होने वाले परिवर्तनों का मापन किया जा सकता है, ध्यान रखना, मापन किया जा सकता है। और झूठ को कुछ हद तक पहचाना जा सकता है। संवेग का संज्ञानात्मक आधार भी होता है कि किसी उद्दीपक या परिस्थिति को किस ढंग से उसको देखता है। यानी कोई घटना घटी है तो उसका नज़रिया होता है ना, हर चीज़ को अपने नज़रिए से देखता है, तो उसका जैसा ज्ञान है उस हिसाब से देखेगा वो। जाकी भी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन देशी। विभिन्न संस्कृतियों की तुलना करने से संस्कृतियों के आधार पर भी व्यक्ति के अलग अलग संवेग होते हैं, ठीक है। और मुख्यतः संवेग दो तरह के हो गए, सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक में खुशी, परानुभूति, आशावादी, आभार, ठीक है, ध्यान रखना ये संवेग है, ठीक है, आशावादी होना, आभार प्रकट करना। नकारात्मक क्रोध, भय, दुश्चिंता। बहुविकल्पी पर्सन। संवेग शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण इमोशन है, जो लैटिन के किस भाषा से बना है, जिसकी हमने पहले ही बात की थी, इमो
वर से बना है, इमोवर। व्यक्ति या भालू या शेर को देखकर भागता है, भाग जाता है इसलिए डर जाता है, यह कथन निम्न से किस सिद्धांत की ओर ले जाता है बताओ। वो लेग नहीं है क्या? कैनन बार्ड, जेम्स लांजे, स्केटर सिंगर, संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत। बताओ क्या उत्तर होगा इसका। इसने क्या दिया है? ब, जेम्स लांजे सिद्धांत। पॉलीग्राफ का उपयोग किया जाता है झूठ की पहचान के लिए। मस्तिष्क का कौन सा भाग सकारात्मक वाम पक्ष में वधु को लाइए, तो वाम यानी कि लेफ्ट, बायां गोलार्ध, चौथा। ठीक है, चौथे में स, द और स। अब अति लघु संवेग का अर्थ, इमोवर का शाब्दिक अर्थ, झूठ या पहचान, समय के शारीरिक आधार। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये वीडियो देखा, वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, आपको पता ही होगा, आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक एप्लीकेशन आपको अवश्य जो है डाउनलोड कर लेना है। मात्र 3 MB का यस गुरु, और इस टाइप का इसका लोगो रहेगा, और उसमें आपको रीट की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, साथ ही जो है आपको रीट की तैयारी के लिए सामग्री मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।